हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग अच्छे होंगे और कुशल मंगल होंगे। त्योहार का समय आ रहा है, सभी खुशीपूर्वक कुशल मंगल रहिए और हमारी क्लासों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करिए और क्लास का पूरा आनंद लीजिए, क्योंकि हम आपको यूट्यूब चैनल पर कराने वाले हैं टोटल ज्योग्राफी और विद कंसेप्ट के साथ, क्योंकि आके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। चलते हैं, जैसा कि आपको पता है हम भारत की नदियाँ पढ़ा रहे थे। इससे अगली क्लास में हमने साथियों आपके लिए पढ़ाया था हिमालय से संबंधित नदियाँ, क्योंकि हम अगर डिस्कशन करते हैं तो डिस्कशन में हमें ये पता चलता है कि भारत की जो नदियाँ हैं साथियों, उनको दो तरीके से बांट कर देखा गया है। एक तो देखा गया है भाई कुछ हिमालयी नदियाँ हैं और कुछ को साथियों देखा गया है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। मतलब हिमालय मतलब उत्तर की नदियाँ, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ मतलब दक्षिण की नदियाँ, एक प्रकार से कह सकते हो मध्य भारत की नदियाँ। जब मैं उत्तर भारत की नदियों की बात करता हूँ तो साथियों ये सदानीरा नदियाँ हैं, सतत वाहिनी कह लो या सदानीरा कह लो। सतत वाहिनी नदी वो होती हैं जो ग्लेशियर से निकलती हैं और पूरे साल चलती रहती हैं। ग्लेशियर से पिघल करके धारा के रूप में आती हैं, पर्वतों से बहुत सारी धारा मिलकर के एक मुख्य धारा बनाती हैं और साल भर चलती रहती हैं, क्योंकि इनका पानी कभी कम नहीं होता है। तो साथियों आप देख रहे होंगे हमने हिमालय नदियों में आपके लिए सिंधु नदी को डिस्कशन किया था, साथ ही साथ ब्रह्मपुत्र नदी को डिस्कशन किया था, साथ ही साथ गंगा नदी को भी डिस्कशन किया था। इसके साथ प्रायद्वीपीय भारत आज का हमारा डिस्कशन है, आप तैयार हो जाइए। इसमें हम कुछ मध्य भारत की नदियां पढ़ेंगे जो इंपोर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, कुछ साथियों दक्षिण भारत की नदियां पढ़ेंगे। चलते हैं तूफानी क्लास के साथ। बस आप क्या करिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार चैनल को शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगर शेयर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो चैनल आगे नहीं बढ़ेगा। आपके सहयोग से ही चैनल आगे बढ़ेगा और हम आपके लिए लाते रहेंगे ये मज़ेदार क्लासें। तो साथियों सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालय नदियों का क्या रोल है, क्या हैं ये। तो ध्यान रखना, प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वो मौसमी नदियाँ होती हैं, जब मानसूनी वर्षा होती है तभी उनमें पानी आता है। अदरवाइज दक्षिण भारत में या मध्य भारत में ऐसा कोई भी ऊंचा पर्वत नहीं है जहाँ पर ग्लेशियर बनते होंगे उनको, क्योंकि दक्षिण भारत में जब हम देखते हैं तो 2600 से ज़्यादा मीटर ऊंचाई का कोई भी पर्वत या पर्वत चोटी नहीं है। मध्य भारत में 1500 मीटर से भी ज़्यादा कोई पर्वत चोटी नहीं है। अगर पर्वत चोटी ऊपर नहीं है साथियों तो ये ऑब्वियस वाली बात है ना कि वहाँ बर्फ़ नहीं गिरेगी, नहीं जमेगी, क्योंकि साधारणतः एक सामान्य पतन है राजधर का नियम ये बोलता है कि 165 मीटर ऊंचाई पर जाने पर साथियों 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की क्या होती है, कमी होती है, या कह लो 1 किलोमीटर में 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की कमी होती है। तो आप देख रहे होंगे प्रायद्वीपीय जो भारत है ये मौसमी नदियां होती हैं, इनके जल का स्रोत केवल क्या होता है, वर्षा होता है। क्या होता है, वर्षा होता है। कह रहा गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है और इस प्रकार नदियां प्राय गर्मी के मौसम में क्या हो जाती हैं, सूख जाती हैं। क्योंकि प्रायद्वीपीय ये जो भारत है साथियों, ये जो देख रहे हो ये केवल मानसून की तरफ देखता रहता है, मानसून की वजह से ही यहाँ पे पानी क्या हो पाता है, पॉसिबल हो पाता है। उत्तर भारत की जो नदियां हैं साथियों उनका ग्लेशियर से पानी आता है। ठीक है, तो चलते हैं हिमालय नदियों की ओर। ये उद्गम स्थल जो होता है हिमालय से होता है और ये सतत वाहिनी नदियां होती हैं, बरस बहती रहती हैं, ये हमने आपको बताया। तो एक तो ग्लेशियर जल की वजह से बनती है जो हिमालय वाली हैं, और एक वर्षा के जल की वजह से बनती हैं। तो चलते हैं आगे की ओर। ये आप देख रहे होंगे यही बोला गया है। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं ये दो जगह गिरती हैं, कुछ तो गिरती हैं साथियों अरब सागर में और कुछ गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में। ये भी ध्यान रखना, कुछ एस्चुरी बनाती हैं, कुछ डेल्टा बनाती हैं। एस्चुरी क्या होते हैं, डेल्टा क्या होते हैं, इससे पहले वाली क्लास में डिस्कशन कर दिया है। इसके साथ ही नेक्स्ट जो चलते हैं हम वो ये डिस्कशन है, देख रहे होंगे इनको दो भाग में बांट कर देखा गया है। देखो अरब सागर में कुछ ये नदियाँ क्या होती हैं, बहती हैं, आप देख रहे होंगे सरवती है, माही है, नर्मदा है, ताप्ती है, मांडवी, ज्वारी, शरावती, गंगा वैली, पेरियार, भरत पूजा, ये नदियाँ अरब सागर की ओर गिरती हैं। देखो इधर गिरती हैं ये नदियाँ, कहाँ गिरती हैं, इधर गिरती हैं ये नदियाँ। वहीं अगर मैं बात करूँ बंगाल की खाड़ी में तो देखो दामोदर, स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नार, बैगई, ताम्रपाणी, इनको डिस्कशन करेंगे। ये नदियाँ इधर गिरती हैं, बारी बारी की से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो इनको डिस्कशन करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही नेक्स्ट आप देख रहे होंगे प्रायद्वीप भारत नदी तंत्र है हमारा। यहाँ हम आपको माही नदी पढ़ाएंगे, नर्मदा पढ़ाएंगे, तापी पढ़ाएंगे, गोदावरी पढ़ाएंगे, महानदी पढ़ाएंगे, और साथियों दक्षिण भारत में कावेरी भी हम आपको पढ़ाएंगे। अगर मैं आपसे बात करूं तो कह रहा है अगर नदी तंत्र की अपेक्षा हिमालय नदी तंत्र की तुलना में जो प्रायद्वीपीय भारत नदी तंत्र है ये अधिक पुराना है। मतलब यहाँ की जो नदियाँ हैं साथियों, ये जो नदियाँ हैं ये उत्तर भारत की जो हिमालय वाली नदियाँ हैं उनसे पुराना है। और ये जो डेल्टा बनाती हैं
ध्यान रखना, यहाँ का जो अब डेल्टा नहीं, यहाँ का जो अपवाह तंत्र है ये वृक्षनुमा है। आप देखना कैसा है, ये वृक्षनुमा है, कुछ वृक्ष होते हैं ना उस तरीके का यहाँ का अपवाह तंत्र है, ड्रेनेज सिस्टम है। और यहाँ आपको पता है नर्मदा, ताप्ती, माई, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी आदि नदियाँ इसके अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये आपको पता ही है, ये अरब सागर में गिरती हैं, ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ। अरब सागर में नर्मदा, ताप्ती, माही गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और महानदी ये नदियाँ गिरती हैं प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ ये। अगर मैं बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की बात करूँ साथियों, बंगाल की खाड़ी में जो प्रायद्वीपीय भारत की हैं, तो सबसे पहले दामोदर नदी को पढ़ते हैं। किसे पढ़ते हैं? दामोदर नदी को हम पढ़ करके देखते हैं। तो यहाँ दामोदर नदी आप देख रहे होंगे, देखो ये है दामोदर नदी और सीधे बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका उद्गम स्थल होता है साथियों झारखंड के छोटा नागपुर पठार से। कहाँ कहाँ बहती है ये? तो साथियों ये सबसे पहले तो झारखंड में ही बहती है, उसके बाद आती है पश्चिम बंगाल में और बंगाल की खाड़ी में। देखो ये झारखंड है, ये पश्चिम बंगाल में आकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, ठीक है ना। कह रहा है ये दामोदर नदी झारखंड से निकलकर पश्चिम में हुगली नदी में जाकर के मिल जाती है। तो ये हुगली नदी जो आती है उसमें जाकर के क्या होती है, देखो ये हुगली नदी आपको दिख रही है, इसमें आकर के ये मिल जाती है। दूसरी आप देख रहे होंगे स्वर्णरेखा नदी। तो ये स्वर्णरेखा नदी रांची के पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? रांची के पठार से। ये आप देख रहे होंगे स्वर्णरेखा नदी है, तो ये दिख रहा है, ये स्वर्णरेखा नदी है और ये कहाँ से? रांची के पठार झारखंड से निकलती है और ये झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल में बहती हुई बंगाल की खाड़ी में इसका पानी क्या हो जाता है? गिर जाता है। वहीं बैतरणी नदी आप देख रहे होंगे, देखो ये रही बैतरणी नदी। ऊपर से नीचे भी आप देख सकते हो, सबसे पहले हुगली पड़ेगी, फिर दामोदर, फिर स्वर्णरेखा, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, पेन्नार, कावेरी, बैगई और तांबड़ी। ये उत्तर से दक्षिण का क्रम और नीचे दक्षिण से उत्तर का क्रम भी आप देख रहे होंगे। तो क्योंझर पठार से निकलती है बैतरणी नदी, उड़ीसा में है और बहती भी उड़ीसा में और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वहीं आप शंख नदी देख रहे होंगे, ये जो है बैतरणी नदी में जाकर के मिल जाती है। संगड़ी नदी जो बैतरणी नदी जो आगे बनती है ना, ये शंख नदी और कोयल नदी के उससे बनती है। ये बैतरणी नदी जो है वो इधर शंख नदी और कोयल नदी के बहाव से बनती है, ध्यान रखना। विशेषता इसकी क्या है कि झारखंड से दो नदियाँ और ये राउरकेला में मिलती है, ध्यान रखना। कहाँ मिलती है? राउरकेला में। आप ध्यान रखोगे जो ब्राह्मणी नदी है वो दो धाराओं से मिलकर बनी होती है, एक शंख नदी और एक कोयल नदी। राउरकेला उड़ीसा में ये मिल जाती है और फिर ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। वहीं महानदी की बात करूँ तो ये सिहावा पहाड़ी छत्तीसगढ़ से निकलती है, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कह रहा उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है, ये भी कई बार पूछ लेता है। तेल नदी और जोंक नदी इसकी सहायक नदियाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। जोंक नदी और तेल नदी किसकी सहायक नदियाँ हैं? महानदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है ना। और ये महानदी ही है जिस पर हीराकुंड बांध बना हुआ है। कौन सा बांध बना हुआ है? हीराकुंड बांध बना हुआ है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे तो ये विंध्याचल पर्वत देख रहे होंगे, ये सतपुड़ा पर्वत। सतपुड़ा पर्वत और विंध्याचल पर्वत के बीच से कौन सी नदियाँ निकलती है? तो नर्मदा नदी निकलती है, ध्यान रखना। और ये एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती और अरब सागर में गिर जाती है, ध्यान रखना। एस्चुरी बनाती है, डेल्टा नहीं बनाती, किस में गिर जाती है? अरब सागर। निकलती कहाँ से? अमरकंटक से, एमपी के अमरकंटक से निकलती है और लगभग 1312 किलोमीटर दूरी तय करके खंबात की खाड़ी में गिर करके, यहाँ खंबात की खाड़ी है और यहीं से गिर करके अरब सागर में क्या हो जाती है? मिल जाती है। कह रहा नर्मदा नदी उत्तर में विंध्याचल पर्वत और दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के बीच भ्रंश घाटी का, रिफ्ट वैली का, किसका? भ्रंश घाटी, मतलब ऐसे करके धंसने वाली घाटी का क्या करती है? निर्माण करती है। कह रहा है मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है ये, ध्यान रखना। और मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी इसे कहा जाता है। इसकी सहायक नदी है और संग, तवा, शेर, तवा नदी को पूछ लिया गया है, तो ये नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। कह रहा अमरकंटक से दो नदी निकलती है, एक तो नर्मदा और एक सोन नदी। तो एक तो नर्मदा निकलती है और एक ऊपर होके साथियों सोन नदी निकलती है, जो गंगा नदी में जाके क्या हो जाती है? मिल जाती है, ठीक है ना। इसके साथ ही ताप्ती नदी जो 724 किलोमीटर बहती है और ये पूछी जाती है, ये एमपी के बैतूल जिले से निकलती है और अरब सागर में ही जाके क्या हो जाती है? गिर जाती है, देख रहे होंगे आप, ठीक है ना। और नर्मदा और ताप्ती के बीच में जो घाटी है उसे भ्रंश घाटी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना। तो ये अब उसके बाद माही नदी की बात करते हैं। माही नदी आप देख रहे होंगे, ये कर्क रेखा को, देखो यहाँ कर्क रेखा को दो भागों में दो बार काटती है, ये दो बार। और एक साथियों अफ्रीका में लिम्पोपो नदी है जो कर्क रेखा को दो बार, लिम्पोपो याद रखना, किस रेखा को काटती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। माही नदी की बात करूं तो एमपी के धार जिले से इसका उद्गम हुआ है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी से होती हुई मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से बहती हुई ये नदी खंबात की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। आप देख रहे होंगे कहाँ गिर गई? खंबात की खाड़ी में। वहीं कह रहा है ये माही भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। इसके साथ ही नेक्स्ट आप देख रहे होंगे
तो नेक्स्ट अरब सागर में देखो ये आप सभी नदियों को देख रहे होंगे, एक बेहतरीन क्रम में आपके सामने दे रखी हैं। माही नदी का हमने आपको बता ही दिया, ठीक है ना। नर्मदा नदी का हमने आपको बता ही दिया, बहाव क्षेत्र बता दिया आपको, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में 87% बहती है, महाराष्ट्र में 15%, 1.5% और 11.5% ये गुजरात में बहती है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश की जीवन धारा भ्रंश घाटी का निर्माण करती है और ज्वार नदमुख एस्चुरी का निर्माण करती है, ये ध्यान रखना। तो ये मैंने डिस्कशन सी बात है आपके लिए बताई थी। कह रहा है मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर इसी नदी के तट पे है, कई बार ये पूछा जाता है इस नदी के तट पर कौन सा शहर है। अब आगे देखते हैं साथियों, गोदावरी नदी बेहद इंपॉर्टेंट है ये। गोदावरी नदी को मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ से निकलती है, तो नासिक के त्रिभंकेश्वर से निकलती है। कहाँ से? नासिक के त्रिभंकेश्वर से। कहाँ से? तो ये साथियों नासिक के त्रिभंकेश्वर से निकलती है, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कह रहा गोदावरी नदी की लंबाई 1465 किलोमीटर है और यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। ध्यान रखना, दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी है और भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, भारत की दूसरी। कह रहा है इसे बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा भी कहते हैं और दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट, नासिक गोदावरी के तट पे है और दक्षिण की गंगा कहा जाता है कावेरी नदी को, ध्यान रखना, ठीक है ना। ये आप इसकी सहायक नदियां देख रहे होंगे। नासिक के त्रिभंकेश्वर से देखो पूर्णा, मंजरा, पैनगंगा, बारधा, बैनगंगा आप देख रहे होंगे। पैनगंगा से पहले बारधा और पैनगंगा मिल करके तब ये बैनगंगा से मिलती हैं और ये फिर प्राणहिता आगे जाके प्राणहिता, यहाँ इंद्रावती नदी इनसे छत्तीसगढ़ में मिलती है, आगे सभी नदी और ये फाइनली बंगाल की खाड़ी में क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। ध्यान रखना, ये क्या बनाती है? डेल्टा। तो ये इसकी सहायक नदी है जो आपको जानना बेहद जरूरी है। इसके साथ आप कृष्णावती नदी, ये दूसरी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट नदी है। कह रहा महाबलेश्वर पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर से निकलती है ये, पश्चिमी घाट कहते हैं महाराष्ट्र से। कह रहा है ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और बंगाल की खाड़ी में फाइनली गिर जाती है और ये भी डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है? डेल्टा। यह प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, पहली गोदावरी, दूसरी कृष्णा नदी। कह रहा है कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन धारा भी कहा जाता है। हैदराबाद मूसी नदी के तट पे है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास ये क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। आप देख रहे होंगे महाबलेश्वर से ये निकल रही है। कोयना इसकी पहली सहायक नदी, फिर घाट प्रवाह, माल प्रवाह, फिर ऊपर से भीमा नदी है, फिर तुंग और भद्रा मिलकर के तुंग भद्रा नदी इसकी सहायक नदी बन जाती है। आगे चल के मूसी नदी भी इसकी क्या है? सहायक नदी है, आप ये देख रहे होंगे। नेक्स्ट, स्वर्ण रेखा को मैंने आपसे डिस्कशन ही कर दिया, स्वर्ण रेखा के बारे में मैंने आपसे डिस्कशन कर दिया। लूनी नदी आपको पढ़नी है, ये राजस्थान के अजमेर के निकट से अरावली पहाड़ियों के बीच नाग पहाड़ से बहती है, इसका उद्गम वहीं से होता है। कह रहा गुजरात के कच्छ के रण में ये विलुप्त हो जाती है। ये ऐसी नदी है राजस्थान से उद्गम होता है और गुजरात के कच्छ का जो रण है वहाँ पे क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है, क्योंकि पानी ही नहीं बचता इसमें, ठीक है ना। तो कह रहा है इसे साल्ट रिवर भी कहते हैं। पूछ लेगा भारत की साल्ट रिवर कौन सी है, तो ये लूनी नदी है। तो ये राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में बहती है, आप देख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। मरुस्थल होने के कारण ही ये क्या हो जाती है? विलुप्त, पानी बहुत ज़्यादा नहीं होता। नेक्स्ट, साबरमती नदी है, तो देख रहे होंगे आप, देखो ये रही साबरमती नदी, ये भी खंबात की खाड़ी में उदयपुर जिले से निकलती है। राजस्थान के उदयपुर जिले से अरावली के पास ये बहती है और राजस्थान और गुजरात दो राज्यों में बहते हुए ये खंबात की खाड़ी में क्या हो जाती है साथियों? गिर जाती है। कह रहा है अहमदाबाद और गांधीनगर साबरमती नदी के ही तट पे है। ये दोनों नगर को आप याद रखोगे, ये आप सब लोकेशन देख ही रहे हो। नेक्स्ट है साथियों पेन्नार नदी। कौन सी नदी? पेन्नार नदी। कौन सी नदी? पेन्नार नदी। तो इसका कर्नाटक से उद्गम होता है, कर्नाटक के कोलार से, ठीक है ना। पेन्नार नदी आप देख रहे होंगे, ये कर्नाटक के कोलार से इसका क्या होता है? उद्गम होता है और बहाव क्षेत्र इसका कर्नाटक आंध्र प्रदेश में बहती हुई ये बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? गिर जाती है। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे कावेरी नदी, तो ये ब्रह्मगिरी, कर्नाटक में ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो विवाद है इसी नदी को लेकर के, पानी बंटवारे को लेकर के विवाद है, ये कर्नाटक तमिलनाडु में बहते हुए कहाँ चली जाती है? बंगाल की खाड़ी में। कह रहा है ये दक्षिण भारत की एकमात्र सदाबहार नदी है, क्योंकि पूरे वर्ष इसमें क्या रहता है? पानी रहता है। इसे भारत की गंगा भी कहते हैं, दक्षिण भारत की क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, ध्यान रखना। इसके साथ ही नेक्स्ट आप देख रहे होंगे ये बैगी नदी है, तमिलनाडु से निकलती है और पाक जल संधि में जाके गिर जाती है। मदुरै शहर बैगी नदी के ही तट पे है, मदुरै शहर जो है वो इसी नदी के तट पे है। नेक्स्ट है ताम्रपर्णी नदी। कौन सी? ताम्र। ये कहाँ से निकलती है? गुजरात से। गिरती कहाँ पे है? तो ये मन्नार की खाड़ी में जाके गिरती है, ताम्रपर्णी नदी, आप ध्यान रखना। इसके साथ ही आप देख रहे होंगे ताप्ती नदी, ये भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है। देखो ये ताप्ती नदी, मैंने ये पढ़ाई दिया है, ठीक है ना। ज्वार नदमुख बनाती है, सूरत ताप्ती नदी के ही तट पे है। नेक्स्ट मांडवी, तो ये मांडवी आप देख रहे होंगे, मांडवी, ज्वारी, ठीक है ना। ये काफ़ी प्रदूषित नदियां हैं और अरब सागर में गिरती है। शरावती,
गंगा वैली, पेरियार, भरतपूजा, ये आप सभी नदियाँ देख रहे हैं, सब कहाँ गिरती हैं? ये अरब सागर में पश्चिमी घाट पर गिरती है, ठीक है ना। मांडवी का उद्गम स्थल क्या है? भीमगढ़ है, आप ये चीज़ ध्यान रखना। ज्वारी की बात करें तो ये गोवा से निकल करके सीधे अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। तो ये आप देख रहे होंगे ये अरब सागर में गिरने वाली कुछ क्या हैं? नदियाँ हैं, ठीक है ना। इसके साथ ही नेक्स्ट शरावती और गंगा वैली, ये दोनों नदियाँ जो है साथियों कर्नाटक से निकलती हैं और अरब सागर में गिरती हैं। आप देख रहे होंगे शरावती और गंगा वैली, ये देख रहे हैं दो नदियाँ हैं, शरावती और गंगा वैली, दोनों ही कर्नाटक से निकल के अरब सागर में। पेरियार केरल से, देखो ये पेरियार केरल से निकलती है और सीधे अरब सागर में गिरती है पेरियार, ध्यान रखना। नेक्स्ट है भरतपूजा, ये तमिलनाडु केरल से निकलती है और तमिलनाडु केरल से निकलती हुई सीधे अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है? अरब सागर में गिरती है। तो ये आप देख रहे होंगे पूरी नदियों का क्रम मैंने आपको बता दिया है साथियों, और ये आपको तैयार करना है और तैयार करके क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, जिससे कि चैनल बढ़ाने में आपका भरपूर सहयोग होना चाहिए, पढ़ाने में मेरा सहयोग रहेगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। खुशी के साथ एंजॉय करिए दीपावली को साथियों। नमस्कार और हैप्पी दिवाली। नमस्कार साथियों।